आरआरबी एग्जाम की डेट आ चुकी है। बहुत जनों ने तैयारी कर ली, फिर भी उनको नहीं समझ आ रहा कि सर किस तरीके से तैयारी की जाए या फिर सिलेक्शन लिया जाए। कैसे तैयारी कर दी है, टाइम नहीं मिल रहा है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में उनको अभी तक ये नहीं पता है। तो वो सभी जानने के लिए आज का ये वीडियो आपके सामने बिल्कुल तय है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात मानते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आपका फिर स्वागत है सुदर्शन फार्मा के एक शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको फार्मेसी की रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे, जहां आपने फॉर्म फिल कर रखा है आरआरबी फार्मासिस्ट का और अपनी तैयारी अपने हिसाब से उन्होंने कर भी ली है सभी ने, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि सर हमें पता नहीं चल रहा कि हम तैयारी कैसे करें, हमें अभी भी डर लग रहा है कि पेपर कैसा आएगा, कि हमने हमारी तैयारी सही की है या नहीं। कोई गाइडेंस आप बताना चाहो सर कि हाँ इस तरीके से तैयारी करोगे तो सक्सेस मिल जाएगी या फिर हमें एक सीट मिल जाएगी, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, लास्ट 30 डेज में हमें किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, कौन सी तरीके से पढ़ना, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर किसी ने तैयारी अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक या बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ताकि वो अच्छी तरीके से क्या कर सके, अपनी तैयारी कर सके। तो लास्ट 30 दिन बचे हुए आपके पास, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं। तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दे रखे हैं वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और एनालिसिस। यहां से एनालिसिस से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट टॉपिक है। उसके अलावा फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन सब में अभी रिसर्च चल रही है, एडवांस टॉपिक है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। तो ये कुछ कोर सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और इन टॉपिक में से क्वेश्चन बनने के चांस है। और उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, कोलॉजी में से, मेडिसिनल केमिस्ट्री में और एनालिसिस में से, यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनता है कंपेयर टू दी अदर सब्जेक्ट। अगर मैं सुटिक्स की बात करूं तो आपको पता ही है कि सर इसमें तो हमें डोजेस फॉर्म्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। और उसके अलावा अगर मैं एक रिसेंट टॉपिक की बात करूं तो जो आपके पास फार्माकोकाइनेटिक है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, उसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको जितनी भी नैनो फॉर्मुलेशंस है, नैनो फॉर्मुलेशन, उसके बारे में अब आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप बी फार्मेसी में पढ़ते ही है। नैनो फॉर्मुलेशन या फिर जो एडवांस फॉर्मुलेशंस होती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसेंट टॉपिक्स है। यहां पे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या रहते हैं सर, ज्यादा रहते हैं। अगर आपने रिसेंट टॉपिक या जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है उस पर फोकस किया तो जरूर है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा उस टॉपिक में से। क्लियर। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी। उसके अलावा सर अगर मैं बात करूं कि सर हम कैसे तैयारी करें, किस तरीके से, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर बेटर कंटेंट कहां से लेके आए, है ना। देखो बहुत जन ऐसा करता है कि जैसे ही हमारे पास एग्जामिनेशन का नोटिस आया, डेट आया, मार्केट गए और बुक लेके आ गए। किसी ने भी सिलेबस अच्छी तरीके से देखा नहीं कि सिलेबस में क्या लिख रखा है, बिल्कुल नहीं। मार्केट में गए, बुक उठा के लेके आ गए। देखो बुक देने का काम बहुत जने करते हैं, क्या उसमें कंटेंट सही है या नहीं आपने देखा है क्या? आपने बिल्कुल नहीं देखा कि सर कंटेंट कैसा है, क्या है, मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो बस मार्केट से बुक लेके आ गए और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसे तैयारी करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हमें सिंपल सा बी फार्मेसी और डी फार्मेसी अच्छी तरीके से तैयार करनी है। तो बुक उठाओ तो सबसे पहले उसका क्या चेक करो, कंटेंट चेक करो, क्या वो कंटेंट सही है या नहीं है। अगर वो कंटेंट बिल्कुल सही दे रखा है तो आप उस बुक को प्रीफर कर सकते हैं, वरना ऐसे ही मार्केट से कोई भी बुक उठा के लाने का फायदा नहीं है। तो सिलेबस देखो, कंटेंट चेक करो, क्या वो मेरे सिलेबस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उसमें वो टॉपिक है या नहीं। और जो कंटेंट होगा वो जितना आपके पास बेटर वे में है, बेटर वे का मतलब पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि थ्योरीज पढ़ने का टाइम अब जा चुका है। हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। कॉग्नोसी तो सीधा बायोलॉजिकल सोर्स, सीधा उसका मॉर्फोलॉजिकल या केमिकल टेस्ट दिए हुए होने चाहिए, एक्स्ट्रा अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिलने हैं और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसी बुक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बुक लाकर डायरेक्ट बुक से
पढ़ूं क्या, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत जनों के दिमाग में रहता है। तो बिल्कुल नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, नोट मेकिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। आप क्या करो सर, बुक तो पढ़ ही रहे हो तो साथ में अपने खुद के एक नोट्स बनाने की प्रैक्टिस आप बना लो, है ना। आपको क्या करना है, जो बुक में लिख रखा है उसको और भी छोटा करके क्या कर सकते हो, अपने खुद के नोट्स बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुक में लिखा हुआ होता है प्रिंटेड फॉर्म में, वो तो ऑब्वियस बात है सर प्रिंटेड ही होगा। और जो नोट्स बनाओगे आप खुद अपने हाथों से बनाओगे, आप खुद अपने हाथों से बनाओगे। और मेरा यह मानना है कि खुद के हाथों से बने हुए नोट्स सबसे ज्यादा याद होता है कंपेयर टू दी बुक्स। बुक्स में जो प्रिंट किया हुआ है वो बहुत कम याद होता है। हमेशा हाथ से लिखे हुए नोट्स बहुत अच्छी तरीके से हमें याद रहता है। तो नोट्स बनाना जरूरी है। मैं खुद भी बनाता था, मैं खुद आज भी बनाता हूं, तो आपको भी बनाना जरूरी है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे कोई भी चीज। एक एक चीज जब हाथ से लिखोगे तो दिमाग में वो सेट होगी और याद रहेगी। जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो हाथ से लिखा हुआ जल्दी से याद आएगा, बुक में प्रिंटेड हुआ बहुत कम याद आता है। तो यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें साथ साथ में 2 पेपर पे, मतलब एक बुक के अंदर अगर चैप्टर दे रखा है 10 पेजेस का, तो आप उस चैप्टर को सिर्फ 2 पेजेस में लिखने की ट्राई करो। मतलब उसके क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स का मतलब यहां पे क्या हो गया सर, की नोट्स की बात हो गई। की नोट्स का मतलब क्या आता है कि सर सिंपल सा, मुझे एक वर्ड याद आते ही पूरा टॉपिक याद आना चाहिए, है ना। जैसा आपने बहुत बार देखा भी होगा कि हम कहीं पे पासवर्ड सेट करते हैं तो नीचे पूछा जाता है कि आपका जो पासवर्ड, मतलब जो पासवर्ड आपने सेट किया उसका कोई भी एक छोटा सा हिंट, वो हिंट आप क्या रखोगे। उसी तरीके से आप जब भी नोट्स बनाए तो नोट्स में की नोट्स बनाना जरूरी है। की नोट्स में वो वर्ड आना चाहिए जिसको पढ़ते ही आपको पूरा टॉपिक याद हो जाए। इस तरीके से आपको पहले बुक सेलेक्ट करनी है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपको उसके खुद के हाथ के नोट्स बनाने हैं। खुद के हाथ से नोट्स बनाने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स या की नोट्स बनाने हैं जब आप रिवीजन करोगे तब, है ना। तो की नोट्स होना जरूरी है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। अब बात करते हैं सर रिसेंट टॉपिक्स की। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी रिसर्च अभी रिसेंट में चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। जैसे कि एनालिसिस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एनालिसिस के अंदर जो एनएमआर है, उसके अलावा जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, उसके अलावा जो क्रोमेटोग्राफी दे रखी है, उसके ऊपर पढ़ना जरूरी है क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं तो फार्माकोलॉजी के अंदर जितना भी आपने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, एक तो क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के अलावा अगर किसी ड्रग का कोई एडवर्स रिएक्शन है तो वो रिएक्शन पढ़ के जाना कि जिसकी वजह से वो साइड इफेक्ट हो रहा है, या फिर जो टॉक्सिसिटी होती है, किसकी वजह से कौन सी टॉक्सिसिटी हो रही है और उसका एंटीडोट क्या है, वो एंटीडोट भी पढ़ के जाना। मतलब इस तरीके से जो रिसेंट टॉपिक चल रहे हैं उन रिसेंट टॉपिक को अगर याद करोगे तो एमसीक्यू बनने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अभी जो एग्जाम हुए हैं, कोई भी अगर एम्स का भी एग्जाम हुआ है आपके पास, है ना, एम्स का एग्जाम हुआ है या फिर कोई भी दूसरा फार्मेसी का गवर्नमेंटल एग्जाम हुआ है, तो उसका पेपर उठाओ, पेपर उठा के चेक करो क्या वहां पे ऐसे कुछ रिसेंट क्वेश्चन दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। तो रिसेंट रिसर्च के टॉपिक आते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन ढूंढो कि सर अभी कौन सा। पहले की बात पुरानी है कि आपको सिलेबस में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अलग बात है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रिसेंट रिसर्च चल रही है उसके ऊपर या उस बेस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। एम्स क्या करता है, एम्स जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो हार्ड क्यों लगते हैं, वो होते हैं आपके सिलेबस में से ही है, पर थोड़ी सी उसमें रिसेंट रिसर्च ऐड कर दी जाती है, इसलिए थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है, पर है वो भी इजी। उसके अलावा सर हमें करना पड़ेगा बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाने के बाद एक बार पढ़ लिया तो बिल्कुल नहीं, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर एक बॉडी का ब्रेन का पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हिपोकैम्पस। आप सभी को पता होगा हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस एक ऐसी चीज होती है जो कोई चीज बार बार देखता है ना तो उसे ब्रेन में सेट कर लेता है, ब्रेन में सेट कर लेता है। आपको अपना नाम याद है, मदर का नाम याद है, फादर का नाम याद है, क्यों? क्योंकि आप बार बार सुनते हो उस चीज को, है ना। उसी तरीके से अगर आप किसी नोट्स को बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, बार बार लिखोगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, सारे नोट्स को रिवाइज बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, तो हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स चला जाए, आउट ऑफ द सिलेबस चला जाए या आपके नोट से बाहर चला जाए। देखो नोट्स में कमी नहीं होती है, हम सब चीजें सही से लिखते हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, बस रिवीजन में कमी हो जाती है।
वो क्वेश्चन आता भी नोट्स में से ही, पर हमें लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स है। आप घर जाके चेक करोगे तो आपके नोट्स में से वो क्वेश्चन मिलेगा, पर हमें क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। तो आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है सर? हमें करना है एक तरीके से सेल्फ टेस्टिंग। आपको रिवीजन होने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि सर मैंने तो पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, रिवीजन भी कर लिया 4 से 5 बार। तो अब क्या करो? आप खुद को टेस्ट करके देखो। आप क्या करो? एमसीक्यू की बुक लाओ। अब एमसीक्यू की बुक को सॉल्व करो अच्छी तरीके से। एमसीक्यू को सॉल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आप अभी तक कितना पढ़ चुके हो, आप कितना पानी में हो, या कितना अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया है सारा का सारा, वो आपको पता चल जाएगा। तो हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप उसका एमसीक्यू टेस्ट देते रहे, ताकि आपको पता चलता रहे कि उस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस टॉपिक से आपकी कितनी तैयारी है। अगर आपके उस टॉपिक में से 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं, वापस पढ़ने की जरूरत है। अगर 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर 1 या 2 टॉपिक मुझे अच्छे से याद नहीं हो रहा, उस टॉपिक पे आपको बार बार प्रैक्टिस या याद करने की जरूरत है। अगर आपके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं तो आप एक बार और टेस्ट दीजिए, उसमें भी अगर 100 में से 100 आ रहे हैं तो मतलब समझ जाना कि सर अब तो एक्यूरेसी हो चुकी है, अब तो मुझे वो टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो गया है। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक में से आए, मैं सॉल्व करके रहूंगा या सॉल्व कर ही दूंगा, वो टॉपिक मुझे इतना अच्छे से याद हो चुका है। तो गलती इसी तरीके से पता चलेगी। आप एमसीक्यू टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक में मतलब कौन सी चीज है जो मुझे अच्छे से नहीं आ रही, उसको कितनी बार पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा। मतलब सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर हमें किस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए? सर एमसीक्यू पे फोकस ज्यादा आपको करना चाहिए। आपको जितना भी रिवीजन हो गया है, नोट्स मेकिंग हो गई है, की नोट्स हो गए हैं, हमने सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, हमें सब कुछ अच्छी तरीके से आता है, हमने अपना एनालिसिस भी कर लिया है। तो अब क्या करो सर? एमसीक्यू पे फोकस करो। आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू दो। आप टॉपिक वाइज क्या करने लग जाओ सर? एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाओ। जितने ज्यादा तुम्हें एमसीक्यू मिल सके, चाहे आप ऑनलाइन एमसीक्यू सर्च कर रहे हो तब भी ले लो, कोई बुक लेके आए हो एमसीक्यू की तब उसे भी सॉल्व करो, या फिर कहीं यूट्यूब से भी आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं तब भी आप एमसीक्यू उसके सॉल्व करने की ट्राई करो कि हमसे वो एमसीक्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जितना अच्छी तरीके से एमसीक्यू हो रहे हैं इसका मतलब हमें वो टॉपिक अच्छी तरीके से याद है, हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से है। क्लियर? अब यहां पे हमारे पास एमसीक्यू के बाद सर और क्या होता है? तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? पीवाईक्यू पे फोकस करना पड़ेगा। अब तक जितने भी आरआरबी के फार्मासिस्ट के पेपर हो रखे, एक तो वो पेपर डाउनलोड कर लो। उसके अलावा अगर कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, जैसे कि एम्स के भी फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं, तो वो भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। या फिर उसके अलावा और भी कई जगह पे, जैसे कि एनएचएम की तरफ से हो रहा है फार्मासिस्ट के एग्जाम, तो वो पेपर सारे के सारे डाउनलोड कर लो। कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे, उसकी डाउनलोड फॉर्म मिल जाएगी, नहीं तो उसकी बुक मिल जाएगी। तो वो एमसीक्यू लाके क्या करो? सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। अगर आपको पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अगर ये सब करते गए तब कहीं जाके मानना कि हाँ सर ने सही बताया था, सिलेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले तो बुक लाओ, कंटेंट चेक करो, उससे नोट्स बनाओ अपने खुद के हाथ के लिखे हुए, फिर उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, की नोट्स बना के। पढ़ने के बाद रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद क्या करोगे सर? एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू के बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे। अगर सही हो जाते हैं सारे के सारे मतलब हम बिल्कुल तैयार है एग्जाम के लिए। तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, सीट आपको मिल जाएगी। पर सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये दिमाग में रहेगा ना, क्योंकि सर हमारे पास तो अब कितना बचा हुआ है? सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने में अब क्या करें सर? टाइम मैनेजमेंट, हम तो काम पे भी जाते हैं तो क्या करें? तो याद रखना, आपको दिन के टाइम अगर मिल रहा है, दिन का समय अगर मिल रहा है, दिन का टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम निकाल दो सिर्फ नोट्स मेकिंग में। किस में निकाल दो? नोट्स मेकिंग। हो सके जितना शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। और जो मॉर्निंग का आपको टाइम मिल रहा है, उस मॉर्निंग के टाइम को आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिव स्टडी पे लगा दो, सिर्फ पढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ना है, हमें रिवाइज करना है, पढ़ना है, क्योंकि मॉर्निंग में कंपैरेटिवली इवनिंग ज्यादा याद होता है। मॉर्निंग में बहुत ज्यादा याद होता है क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो सुबह आपको याद करना है। और जब इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से आप 30 दिन भी मेहनत कर लोगे ना, सिर्फ
और सिर्फ 30 दिन, और 30 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते भी हो, 10 चैप्टर, मतलब 10 हमारे पास क्या होंगे, सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट्स होगी हर एक चैप्टर में ना, और दिन की 2-2 लेके बैठोगे तब भी आपकी 60 यूनिट तैयार हो जाएगी। कितनी यूनिट हो जाएगी? 60 की। एक दिन में सिर्फ 2 यूनिट, और 60 यूनिट आपके पास हो जाएगी, क्योंकि आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं। और 60 यूनिट का मतलब क्या होता है सर? 80% सिलेबस का कवर हो जाना। 80% आपका सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कि सर क्या हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप करवाएंगे या नहीं? तो बिल्कुल, सुदर्शन फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे आपको यूट्यूब पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से उसका आंसर होगा, सब कुछ वीडियो आपको यहां मिल जाएगा। तो अगर ऐसे वीडियो या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आज ही सुदर्शन फार्मा को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, ताकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आती है तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी। उसके अलावा फार्मेसी के रिगार्डिंग कोई भी नया न्यूज अपडेट आता है तो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाया जाएगा, या कोई भी एग्जाम से पहले आपको कोई कोर्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, या कोई भी चिंताजनक बात है कि सर हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा है, क्या होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। कॉल के ऊपर आप बात कर सकते हैं हमसे। उसके अलावा एग्जाम से पहले एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत सारे मतलब वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसके, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं आज ही सब्सक्राइब कीजिए सुदर्शन फार्मेसी को, ताकि ये सारी न्यूज अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय।